नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर है कार्यक्रम हेलो किसान। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि से संबंधित अलग अलग विषय अलग अलग दिन लेकर आते हैं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही अगर विषय से जुड़ी हुई और भी ज्यादा जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से उठाए लाभ और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का कैसे ले लाभ। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद कर दें और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, तो बातचीत में कोई रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल हमारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मनोज खन्ना मौजूद हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर खन्ना। और इसके साथ ही डॉक्टर खन्ना से हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानेंगे और इसके अलावा कौशल विकास योजना के बारे में भी जानने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर खन्ना बताएं हमें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, किस तरह का उद्देश्य है इस योजना के पीछे और क्या है ये योजना दरअसल। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बड़ा मुख्य विषय इस समय चुना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो हमारी इस सरकार ने शुरू करी हुई है पिछले 7 सालों से जी। और इस सिंचाई योजना, हमें ये मालूम है जल का कितना महत्व है, हमारे पास जल कितना सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उसमें 80 से 85% जल हमारा कृषि के उद्देश्य से इस्तेमाल होता है, तो हमें उसमें खास ध्यान रखना है। और इस योजना के मैं उद्देश्य की चर्चा करूं तो मुख्य रूप से इसमें यह है कि जल का संचयन करें, जल का संरक्षण करें। संचयन मतलब हार्वेस्टिंग करें, जल का संरक्षण मतलब हमें किसी तरह इसको बचाना है। और अगर हम स्लोगन की भाषा में बात करें तो हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक से अधिक फसल लें, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। और इसी के अनुसार भारत सरकार ने ये योजना हर किसान के लिए बनाई है, क्योंकि हर किसान को फसल उगाने के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और ये जानकर आपको मालूम होना चाहिए कि जहां भी सिंचित क्षेत्र हैं वहीं से हमारा करीब करीब 70 से 75% उत्पादन आता है। तो अगर हमारे पास पानी की उपलब्धता हम बढ़ा पाएं हमारे किसान भाइयों के लिए, और ऐसे उपकरण या ऐसे विधियां इस्तेमाल करें कि पानी की उपलब्धता बढ़ सके, तो हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है। जी हाँ, तो यही उद्देश्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, कि हर खेत तक पानी पहुंचे और जो कम से कम बूंद में भी अच्छी से अच्छी उपज हासिल कर पाए किसान, और उसके लिए किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पानी की हर बूंद बहुमूल्य है। जल के बिना खेती किसानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने और हर एक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्चे का 75% हिस्सा वहन करती है, जबकि अतिरिक्त राज्य सरकारें उठाती हैं। वे कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर हैं, उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च वहन करती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं।
इस योजना के तहत कृषि योग्य भूमि का विस्तार और विस्तारित भूमि के लिए सिंचाई का प्रबंधन भी किया जा रहा है। जलाशयों को दोबारा भरना, वर्षा जल का संचयन, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना, ड्रिप और स्प्रिंकलर कार्यक्रम को लागू करना भी इस योजना का उद्देश्य है। किसान सरकार की इस योजना का लाभ लेकर खेती किसानी में अच्छी उपज ले रहे हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी इस योजना के बारे में। बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर खन्ना, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये जो महत्वपूर्ण योजना है इसको दो हिस्सों में समझ सकते हैं कि एक तो पानी का संरक्षण भी करना है, बचत करनी है और संचयन भी करना है, यानी कि उसे इकट्ठा भी करना है ताकि आड़े वक्त पर वो काम भी आए। तो पहले हम संरक्षण की बात कर लेते हैं कि किस तरह से पानी की बचत करते हुए उसका इस तरह से इस्तेमाल खेतों में किया जाए ताकि जो फसल है उसकी जो उत्पादकता है वो कम ना हो बल्कि बढ़े। तो ऐसे में आप क्या तकनीक सुझाएंगे यहाँ पर किसानों को? जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे अभी भी देश में आधे से ज़्यादा क्षेत्र हमारा वर्षा आधारित खेती होती है और उन क्षेत्रों में कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें भूमिगत जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। उन क्षेत्रों में खास हमें वर्षा का जल का संचयन करना पड़ेगा और उसका संरक्षण करना पड़ेगा। अब संचयन मतलब हमें छोटे लेवल पे छोटे छोटे फार्म पॉन्ड बनाने होंगे। वहां पर गांव में जैसे पोखर हुआ करते थे पहले, अब वो धीरे धीरे से विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें उनको दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा। उनके अंदर में मिट्टी जो भर गई है उन्हें हटा के, जिससे कि वर्षा का जल आपका भर जाए उसमें। अब एक बार आपने उस वर्षा के जल का संचयन कर लिया और उसमें इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास जैसे हमें पता है कि हमें मानसून सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आता है और उन समय में ही हमें इस पानी को किसी तरह संचेत करना है और सारे तालाबों को भरना है। उस पानी का इस्तेमाल करके न केवल खरीफ की फसलें, हम चाहेंगे कि रबी की फसलें भी अपने किसान भाई उसको इस्तेमाल करके वो उगा सकें। उसके लिए जो भी संचयित पानी हुआ, जैसे आप बैंक में एक पैसा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही ये पानी आपके लिए बैंक में उपलब्ध है। उस पानी को आपको किस तरह समझदारी से खर्च करना है, इसके बारे में आगे हम आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर खन्ना। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। इस वक्त नरेंद्र जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करें। जी नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में से रुकावट है। किसान किस तरह से लाभ ले सकते हैं इस योजना से? जी जी बिल्कुल, हम आपका सवाल समझ गए हैं, आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर खन्ना, क्या सुझाव देंगे? किसान भाइयों को चाहे उन्हें फव्वारा लगाना हो या टपक सिंचाई लगानी हो या भूमिगत पाइपलाइन लगानी हो, अपने स्रोत से लेकर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कि सो दैट उनका पानी कच्ची नालियों में जो पानी ले जाते हैं उससे ना बर्बाद हो, वह पानी पूरा पूरा आपके खेत तक पहुंचे और आप उनको चाहे वो टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकें, उचित इस्तेमाल कर सकें। अब आपने प्रश्न किया था कि हमें इससे क्या मदद मिलती है। इसमें जैसे आपको रिपोर्ट में भी देखा कि इसमें करीब करीब 75 से 80% पैसा केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार के साथ मिलकर ये पैसा आप लोगों को सहायता दी जाती है। आपसे अनुरोध है, अगर आपके खेत में अगर आप ऐसी फसलें ले रहे हैं जिसमें फव्वारा सिंचाई लगानी है या ऐसी फसलें ले रहे हैं जिनमें आप टपक सिंचाई लगानी है, तो अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें। इसमें केंद्र सरकार कुछ सहायता देती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो फव्वारा सिंचाई में केंद्र सरकार करीब करीब 45 से 50% की छूट देती है। अन्य छूट आपको राज्य सरकार देती है। उन सबको मिला के करीब करीब आपको 75 से 80% तक भारत सरकार कुल मिला के राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर छूट मिल सकती है। और आप अपने क्षेत्र में चाहे वो फव्वारा सिंचाई लगानी हो या अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगानी हो या टपक सिंचाई लगानी हो, उसका आप लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर कुछ तकनीकों का आपने जिक्र किया है। डॉक्टर खन्ना, मैं चाहूंगी कि टपक सिंचाई की बात आप कर रहे थे, तो बताएं हमें कि क्या है टपक सिंचाई की विधि और किस तरह से ये काम करती है? टपक सिंचाई एक ऐसी विधि है जिसमें हम पानी का टपक, जैसे नाम से ही इसका लगता है कि बूंद बूंद से पानी हम बिल्कुल जड़ के पास पानी पहुंचाते हैं फसल की।
अब इसमें हम लोग चाहें तो बागवानी वाली फसलें हैं जो दूरी दूरी पे लगाई जाती हैं, चाहे जितनी भी सारी बागवानी की फसलें हैं हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी वाली फसलें हैं उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फसलों में पानी का उचित पहुंचाना, मतलब कि जितना पानी फसल को चाहिए उतना पानी हम कोशिश करते हैं कि बूंद बूंद उसके जहां पर उसकी जड़ें हैं वहां पर नजदीक पहुंचाएं, जिससे आपका कोई भी पानी जो खुली नालियों में बर्बाद होता था या वाष्पोत्सर्जन से उड़ता था वो भी खत्म हो जाता है। और इसकी दक्षता अगर हम देखें तो 90% तक हम पानी को बचा सकते हैं, मतलब हमारा नुकसान बहुत कम होता है उससे। चूंकि फसल को बिल्कुल नियमित और समय पर पानी मिलता है, इससे फसल की क्वालिटी जो बाजार में दाम अच्छा देती है वो भी हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम एक और इसकी विशेषता है कि हम अपनी जो खाद है, घुलनशील खाद जैसे यूरिया है या अन्य खाद हम लगाना चाहते हैं, वो भी इस विधि के द्वारा आप लगा सकते हैं। उससे आपकी तो डॉक्टर खन्ना और भी विस्तार से हम आपसे बातचीत करेंगे इन विधियों के बारे में और इनके लाभ के बारे में, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमने यहाँ पर बातचीत की और अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में भी बातचीत को हम यहाँ पर शुरू करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान इसके लिए जुड़ गए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र आर्य, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है भारतीय कृषि कौशल परिषद में। डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, किस तरह की है ये योजना, किस तरह के उद्देश्यों को लेकर इसे शुरू किया गया है, बताएं हमें। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चरण 3 अभी आरंभ हुआ है। पहले ये योजना 2016 से 2020 तक चली और अब ये योजना 1 साल के लिए है, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा। उसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण कहेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से ये 5 साल का कार्यक्रम नहीं रखा। इसको पहला 1 साल का किया है, उसके बाद में इसको अगले 4 सालों के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको सारे क्षेत्रों में जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, जैसे आपका ये हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी है, रिटेल है, एविएशन है,
हेल्थ केयर है, आईटी, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, इन सभी क्षेत्रों के अंदर में युवाओं को कौशल प्राप्ति का मौका इस योजना के अंतर्गत मिलता है। जी जी बिल्कुल, और भी विस्तार से जानेंगे इस योजना के बारे में और किस तरह से जो लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतरी के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो युवाओं के बीच PMKVY के नाम से लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। ये योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इस योजना को 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था और इस साल 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY 3.0 के तीसरे चरण का देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुभारंभ कर दिया गया। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लॉन्च की गई इस योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 4 वर्षों यानी 2016 से 2020 तक मंजूरी दे दी थी, जिससे देश के 10 मिलियन युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सके। 5 वर्षों में PMKVY के तहत 250 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में 37 सेक्टरों में अभी तक कुल 92 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है और विशिष्ट फार्मिंग में 3.42 लाख को प्रशिक्षित किया गया। PMKVY में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा होने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ रोजगार मेलों के जरिए नौकरी दिलाने में भी मदद करती है। सरकार का उद्देश्य लोकल स्किलिंग को महत्व देना है। जी हाँ, तो देश के युवाओं को जो है वो कौशल संपन्न करने की कोशिश है इस योजना के जरिए, ताकि रोजगार के और ज्यादा जो अवसर है उनके सामने आए और वो उसे पा सके। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपने बताया कि किस तरह से इससे पहले 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण अब शुरू हो रहा है। क्या अंतर है पहले दूसरे चरण में, किन बातों पर खास तौर पर फोकस रहा और अब तीसरे चरण में किस पर फोकस है? देखिए, जो सबसे पहला चरण आया था उस दौरान जो प्रशिक्षण केंद्र होते थे उनका ऑडिट उस टाइम में नहीं होता था। बाद में इस चीज़ में थोड़ा सा उत्तम किस्म की ट्रेनिंग हो तो सेंटर्स का ऑडिट होना चालू हुआ। दूसरे चरण के अंदर में उनका जो प्लेसमेंट, यानी बाद में उनको किस टाइप का रोजगार, क्या ये वेज बेस्ड रोजगार है या स्वयं रोजगार है, उसको कंफर्म करने के लिए मापदंड स्थापित किए गए कि अगर आपके 100 प्रशिक्षार्थियों का अगर ट्रेनिंग होता है तो उसमें से करीब 70% को आपको रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन था जो कि डाला गया। तीसरे चरण में फ़र्क ये है कि जो स्किलिंग की जो प्लानिंग है और जो मोबिलाइजेशन है, यानी ट्रेनीज़ को आइडेंटिफाई करने का जो काम है, वो हम उसको क्षेत्रीय यानी राज्यों के स्तर पे और उसमें भी जो जिला स्तर है उस पर लेके जा रहे हैं। तो इसके तहत डिस्ट्रिक्ट स्किल, जिला स्तर की जो स्किल कमेटियां हैं, इनका ऑर्गेनाइज किया गया है और वही उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। इससे काफ़ी इस चीज़ को काफ़ी स्प्रेड आउट किया गया है। एक तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है या मोबिलाइजेशन है उसको काफ़ी डिसेंट्रलाइज किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में भी आइए कुछ और जानकारी हासिल कर लें। और डॉक्टर खन्ना, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे जाना टपक सिंचाई विधि के बारे में, अब आपसे जानना चाहेंगे कि फव्वारा विधि जो है, स्प्रिंकलर विधि जो है, ये किस तरह से काम करता है और इसके क्या फायदे हैं? जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे टपक सिंचाई विधि की, टपक सिंचाई जैसे मैं बता रहा था आपको बागवानी फसलों और सब्जी वाली फसलों के लिए है। वैसे ही अगर आपने गेहूं, चना और अन्य फसलें ले रहे हैं तो आप फव्वारा सिंचाई
का इस्तेमाल कर सकते हैं। फव्वारा सिंचाई बिल्कुल जैसे आपकी बारिश होती है, हम कृत्रिम रूप से बारिश करते हैं। इसमें प्रेशर से पानी को बारिश के रूप में फसल के ऊपर डालते हैं। उसमें भी चूंकि पाइप के द्वारा पानी जाता है सारा, और एक मोटर या पंप से आप पानी को उठाते हैं और उस पाइप में डालते हैं, और एक फव्वारा होता है जो चारों तरफ गोल गोल घूमता है और उससे फसल पे पानी लगाता है। इसकी भी दक्षता अगर हम बात करें तो 80 से 85% होती है, और इसमें भी पानी की बचत होती है। इसमें एक खास बात है कि अगर आपको साधारण रूप से खुला पानी लगाएं तो आपको समतलीकरण करना बहुत आवश्यक होता है, परंतु इस विधि में आपको समतलीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी जमीन ऊंची नीची है, और जैसे गेहूं है, चना है, अन्य फसलें हैं, सब्जी वाली फसलों में भी आप जैसे प्याज है, लहसुन है, इन सारी फसलों में आप फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, पानी की बचत होगी और क्वालिटी वाली फसलें निकलेंगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। रामू पटेल जी इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामू जी, स्वागत है आपका। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रामू जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, मेरे पास खेती में कुआं नहीं, ट्यूबवेल नहीं, तो उसे जानकारी प्रधानमंत्री से पूछा कि कोई योजना है कुआं की लाभ मिल जाए मेरे को। किस योजना के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी। हेलो, अच्छा, कुआं है आपके पास? हेलो जी रामू जी, आप कुआं जी? हाँ, कुआं के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कुआं कोई प्रधानमंत्री योजना से मिल जाए मेरे को। अच्छा ठीक है, डॉक्टर खन्ना बताइए। इन्होंने जैसा बताया कि इनके पास कुआं है या ये इस कुएं में पंप सेट लगाना चाहते हैं, इस तरह का है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ऐसा भी प्रावधान है कि अगर आपको कोई नया पंप सेट लगाना है अपने क्षेत्र में, चाहे वो डीजल इंजन का हो या बिजली का हो, वो उसमें भी आपको सहायता मिलती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सहायता लेने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी जैसे पहले हमने चर्चा करी थी कि अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें। आपके जिले में अगर कोई तकनीकी जानकारी चाहिए तो आपके क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कोई कृषि विश्वविद्यालय है, उनसे भी तकनीकी जानकारी आप ले सकते हैं। और सरकारी सहायता का तरीका वही है, आपको जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करके आपको अपना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और जो भी इसमें सहायता का प्रावधान है वो आपको मिल सकती है। बिल्कुल। तो रामू जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और योजना से जुड़ने की प्रक्रिया की बात हो रही है तो डॉक्टर आर्य, आपसे भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अगर कोई जुड़ना चाहता है, प्रशिक्षण हासिल करना चाहता है, तो कहाँ संपर्क करें? देखिए, कृषि क्षेत्र में जहाँ तक कि कौशल को प्राप्त करने का प्रश्न है तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो भी परीक्षार्थी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट रखते हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी जो जिला स्तर पे जो स्किल कमेटी है, खासकर डिप्टी कमिश्नर जी के उसमें अध्यक्षता में वो काम करती है, उनको अप्रोच करके अपना एनरोलमेंट करा सकती है और जो भी वहाँ पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स चल रही होंगी उसमें वो एनरोल कर सकते हैं। वो तो एक पहला तरीका हो गया। दूसरा, RKVY के तहत में हम कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत में भी कौशल विकास की स्कीम चलती है। ज़्यादातर करीब 450 कृषि विज्ञान केंद्रों पे और 3 से 4 बैच, हर बैच के अंदर में करीब 25 परीक्षार्थी लिए जाते हैं। अगर वो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आके अगर उनसे भी वो इस चीज़ को पूछें कि उनका बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर में उन लोगों का एनरोलमेंट करके उनके ट्रेनिंग के लिए उनको सारे अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हम बातचीत कर रहे हैं जिसमें कि पानी की बचत करते हुए आप किस तरह से खेती करें ताकि आप अच्छी से अच्छी उपज हासिल करें। तो ऐसे में डॉक्टर खन्ना, जो आम तौर पर जो हम देखते हैं हमारे किसान साथियों को करते हुए, वो खुली नालियों में पानी सीधे सीधे बहा देते हैं और उसी के जरिए जो है वो खेती करते हैं। ये विधि कितनी उचित है, किन स्थानों पर किया जा सकता है और कहाँ पर बिल्कुल किसानों को बचना चाहिए
चाहिए और इसके बजाय वो क्या करें? आप क्या सुझाव देंगे? इसमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि जो हमारे किसान भाई होते हैं कि वो अपना ट्यूबवेल होता है या कुआं होता है या बोरवेल है या नहर का पानी भी जिनके यहाँ आता है, वो खुली नालियों से अपने खेतों में पानी ले जाते हैं। उससे न केवल पानी की बर्बादी होती है, नालियां बनाने में जो जमीन उनकी जाती है, जैसे वो खेती में काम नहीं आ पाती है, वो सारा आपका नुकसान होता है। उसके लिए इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक मुख्य उद्देश्य है कि हर खेत को पानी का उद्देश्य मुख्य है कि आपका जल स्रोत जो भी है, चाहे वो तालाब है, तालाब से आप पानी उठा के जिन वर्षा आधारित क्षेत्रों में वहाँ पे पानी आपने तालाब में इकट्ठा किया और वहाँ से अगर आप कच्ची नाली में पानी ले जाएंगे तो करीब 30 से 35% पानी तो आपका नालियों में ही चला जाएगा। उसकी बजाय आप पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भूमिगत पाइपलाइन। ये बहुत तरह की पाइपलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में PVC एक पाइप होता है ग्रे कलर का, या HDPE प्लास्टिक पाइप होता है, दोनों ही तरह के प्लास्टिक पाइप हैं, वो लगाकर, और उसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रख दीजिए कि इस योजना में इसके लिए पूरी सहायता मिलती है, आपको तकनीकी ज्ञान मिलता है, आप वो लगा के अपने खेत तक पानी ले जा सकते हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा यहाँ किसान भाइयों को कि भारत सरकार की इस योजना में पहले नहर क्षेत्रों, सिंचित क्षेत्रों में हम देखते थे कि बड़ी बड़ी नहरें बनती थीं और उनसे छोटी नहर के थ्रू और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी बन के पानी पहुंचता था। इस योजना के अंतर्गत इन नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरियों को हमने कोशिश करी है, भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क सिस्टम, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि पाइप के द्वारा उस पानी को बड़ी नहर से आपके खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। उसमें इतना हम ये करते हैं कि जहां पे पंपिंग है, अगर किसान भाई कोई उससे जोड़ के फवारा इस्तेमाल करना चाहता है या उसके क्षेत्र में अगर वो टपक सिंचाई इस्तेमाल करना चाहता है, वो सीधा पाइपलाइन से जोड़ सकता है। उससे न केवल आपका जो कच्ची नालियों की समस्या थी, आपकी जमीन ज्यादा उपलब्ध हो गई, समय कम लगा, और आपकी ओवरऑल उत्पादकता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम, और आपने जैसे हमारा उद्देश्य है, भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर सकें, तो उसमें यह है कि पानी पे जितना आप लेबर खर्च करते थे या समय खर्च करते थे वो कम लगेगा, तो अपने आप आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या आपकी आय आमदनी है वो बढ़ेगी। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजपाल यादव जी मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। तो मैडम ये जानना चाहता था, ये प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत जी ये अपने को मतलब सीड प्रोडक्शन पे कहीं से प्रशिक्षण मिल सकता है क्या? जैसे प्रोडक्शन के बारे में? हाँ, सीड प्रोडक्शन जैसे वीट का हो गया या अपना मेच वगैरह, इनका बीज उत्पादन के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं? हाँ, बीज उत्पादन करने के ठीक है। तो मैडम मैं एग्रीकल्चर शॉप है एक्चुअली मेरी, तो मैं बीज प्रोडक्शन करके किसानों को मतलब बेचना चाहता हूँ, तो उसके लिए कहीं से प्रशिक्षण मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये जानते हैं। जी डॉक्टर आर्या। राजपाल जी, हाँ, इस क्षेत्र के अंदर में भी कौशल विकास के अवसर हम देते हैं, और एक जो हमारा जो कौशल विकास का क्षेत्र है वो बीज उत्पादन भी है, और ये कृषि विज्ञान केंद्रों में ये प्रोग्राम चल रहा है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी जहाँ जिन जिलों में इस का ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट करना है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले के अंदर में वो अवसर उपलब्ध है कि नहीं। पर कृषि विज्ञान केंद्र में ये प्रोग्राम काफ़ी रेगुलरली चल रहा है और आप उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ ही डॉक्टर आर्या हमें बताएं कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए और किस किस तरह के प्रशिक्षण हैं जो दिए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत? देखिए, जहाँ तक योजना का है, सभी क्षेत्रों में कृषि के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र है या बागवानी क्षेत्र है या कृषि यांत्रिकी क्षेत्र है, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, ये इन सारे जो क्षेत्र हैं, और क्योंकि इसके ये सारे क्षेत्र अपने आप में भी काफ़ी विशाल क्षेत्र हैं। जैसे अगर आप पोल्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर में ब्रॉयलर प्रोडक्शन हो सकता है, या जो अंडा उत्पादन के लिए लेयर फॉर्म का प्रोडक्शन हो सकता है, या हैचरी
प्रोडक्शन हो सकता है। तो हर क्षेत्र के अंदर में कई क्षेत्र हैं जिनमें अवसर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा मत्स्य जैसे क्षेत्र में हम ज़्यादातर सोचेंगे कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में मछली पालन होगा, पर उसमें भी 26 डिफरेंट किस्म के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि एक एक्वाकल्चर या जो समुद्री मत्स्य पालन है दोनों अलग होते हैं। आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं, बायोफ्लॉक आ गया है, केज कल्चर आ गया है, तो नई जो तकनीक मछलियां भी है, इनका बाजार भी बढ़ता जा रहा है। तो नई तरीके की जो तकनीक है उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए और उसको उद्यमिता तौर पे लेने के लिए काफ़ी अवसर मिलते हैं। इसके अलावा सिर्फ हमारे जो प्रोग्राम हैं सिर्फ कृषि भाइयों तक सीमित ना होके इसका जो फ़ायदा है वो स्टूडेंट्स जो हैं और जो चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों या कॉलेज के छात्र हों, इन सभी को ये अवसर प्राप्त होते हैं। हम 9वीं 10वीं में कुछ स्कूलों में एक जॉब रोल पे और 11वीं 12वीं में किसी दूसरे व्यवसाय पे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं डॉक्टर आर्य, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप भी कोई सवाल इन विषयों से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी प्रकाश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपसे सबसे पहले गुजारिश होगी कि आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। मैं टपक सिंचाई पद्धति के बारे में जानना चाहता हूं। जी, कोई खास सवाल? चलिए, तो टपक सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं प्रकाश जी। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर खन्ना। प्रकाश जी, आपने बहुत ही उचित सवाल। खीरा लगाना चाहता हूँ मैडम, 2 बीघे की। ठीक है। हाँ जी मैडम। जैसा आपके सवाल से जानकारी मिली है प्रकाश जी, आप टपक सिंचाई लगाना चाहते हैं और आप खीरा लगाना चाहते हैं और ककड़ी लगाना चाहते हैं और ऐसी फसलें जो सब्जी की फसलें हैं जिनमें आपको अधिक दाम मिल सके बाजार में। चूंकि आप धार जिले से हैं जहां पे पानी की उपलब्धता बहुत कम है और केवल वर्षा का ही जल संचयन करके उसको इस्तेमाल करना पड़ता है तालाब बनाकर। आप जब तालाब में पानी इकट्ठा कर लेते हैं उस तालाब के पानी को केवल आप टपक सिंचाई से ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आप सारी सब्जियों वाली खेती आप कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं आपको पहले जानकारी दे रहा था कि आपका पूरा संयंत्र ये होगा कि फिल्टर और पंप सेट और उनके साथ छोटी छोटी नालियों के द्वारा सब्जी के जहाँ पर आप वो लगाते हैं पौध, उसके पास में एक इमीटर होता है जिससे पानी निकलता है बूंद बूंद करके, इसीलिए इसको टपक सिंचाई बोलते हैं। वो बूंद बूंद पानी उस फसल को बिल्कुल जितना उसको पानी चाहिए उतना वो देता है। और उसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप खाद भी, घुलनशील खाद आप इसके साथ लगा सकते हैं और उससे आप देखेंगे कि आपका न केवल पानी बचेगा, उससे आप पानी बचा के और अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। ये एक खास मुख्य रूप से धार जिले की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास पानी इतना कम उपलब्ध होता है
कि आप पानी इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए अगर आप उचित विधि इस्तेमाल करेंगे तभी आप ज्यादा फसलें ले सकते हैं और ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आप फर्टिगेशन की बात कर रहे थे कि किस तरह से जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल भी सिंचाई के साथ साथ किया जा सकता है। मैं चाहूंगी कि इस विधि के बारे में भी बताएं और उससे किस तरह से लाभ होता है, कैसे अच्छी फसल जो है गुणवत्ता युक्त फसल किसानों को मिल सकती है। जैसा हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खाद लगाने के लिए खुद अपने हाथ से ही वो छींटते हैं उसे, जैसे एक साधारण विधि होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ क्षेत्र जहां पे फसल नहीं है या कुछ जगह पे ज्यादा खाद गिर जाती है, कहीं पे कम गिरती है, समान रूप से खाद पौधे को नहीं मिलती है। अगर वो ज्यादा लगा उसके बाद वो खुली सिंचाई कर देते हैं, तो खुली सिंचाई में वो जो घुलनशील खाद होती है वो जमीन के आपके पौधे के जड़ से नीचे चली जाती है। उससे ना तो आपकी खाद पौधे को मिली और उसने जाके भूमिगत जल को और दूषित किया। उसकी बजाय आप टपक सिंचाई में ऐसी उपलब्ध है विधि कि चाहे वेंचुरी इस्तेमाल करके या फर्टिगेशन टैंक इस्तेमाल करके आप उसमें आप अपनी खाद घोल सकते हैं और जैसा आपको तकनीकी ज्ञान आपको दिया जाता है उस तरह से धीरे धीरे, जैसे पानी के साथ आपने खाद लगाई। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप सिंचाई करें, पहले अगर आपको आधा घंटे पानी चलाना है तो पहले 10 मिनट केवल पानी चलाएं, उसके बाद 10-15 मिनट खाद चलाएं, फिर उसके बाद खाद लगाने के बाद भी पानी खुला चलाएं, मतलब खुला मतलब टपक सिंचाई से ही चलाएं, केवल पानी। उससे जितना भी अगर कोई खाद जमी रह जाएगी आपकी नालियों में या आपकी पाइप में, जो छोटे छोटे छेद में, वो सारी घुल के बाहर निकल आएगी और सारी खाद पौधे को मिलेगी। अब इसमें हमने कोई बर्बादी नहीं करी, कहीं पे समान रूप से पूरे खेत में समान खाद लगाई, तो उससे पौधा हृष्ट-पुष्ट होगा और अधिक उत्पादन देगा। बिल्कुल, तो बहुत ही फायदेमंद है ये विधि, इन तकनीकों को जरूर अपनाएं, योजना का लाभ लेते हुए। और डॉक्टर आर्या, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से जो छात्र हैं 10वीं 12वीं के भी अगर छात्र हैं तो वो भी कौशल विकास योजना से जुड़ सकते हैं। मैं चाहूंगी और भी विस्तार से हमें बताएं कि किस किस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था उनके लिए है और क्या फायदे हैं अगर इसी स्तर से पढ़ाई के दौरान ही वो इस योजना से जुड़ते हैं। तो देखिए, कृषि में जहाँ तक छात्रों के लिए अवसर हैं वो स्कूल के स्तर पे भी और कॉलेज के स्तर पे भी वो उपलब्ध हैं। स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के तहत करीब 16 राज्यों में करीब 1700 स्कूलों में ये कौशल विकास कृषि क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसके तहत 9वीं 10वीं में कोई भी छात्र एक पर्टिकुलर व्यवसाय के अंदर में पारंगत हो सकता है और 11वीं 12वीं में दूसरा। तो यानी अगर कोई बच्चा 10वीं के बाद भी छोड़ के जाता है तो वो कम से कम एक व्यवसाय में पारंगत हो चुका होगा। पहला ये। दूसरा, कॉलेज स्तर में यूजीसी की एक स्कीम है जिसको वो कम्युनिटी कॉलेज या बीवॉक प्रोग्राम कहते हैं। इसके तहत में करीब 350 कम्युनिटी कॉलेज या बैचलर ऑफ वोकेशनल कॉलेजेस में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और बीवॉक प्रोग्राम ये चल रहा है। तो इस कार्यक्रम का इसलिए महत्व है कि जब छात्र कॉलेज करके निकलें तो वो सिर्फ उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है और जिस चीज़ को वो व्यवसाय के तौर पे कृषि के किसी भी क्षेत्र को वो कृषि व्यवसाय और उद्यमी के तौर पे कर सकें, ये प्रोग्राम उस चीज़ पे फोकस्ड है। एक आपने प्रश्न और किया कि छात्र इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अब जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है वो काफ़ी बदल दिया गया है। उसमें पहले सिर्फ इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय लिए जाते थे। अब जो सर्विस सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें भी अप्रेंटिसशिप को प्रमोट किया जा रहा है। तो कोई भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो और या डिफरेंट जो क्षेत्र हैं इसमें हम अप्रेंटिसशिप के करिकुलम बना रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी छात्र अपनी पढ़ाइयों के साथ साथ में अप्रेंटिसशिप का भी लाभ उठा सकते हैं। उससे उनका जो रोजगार मिलने का उनका जो अवसर है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर आर्या, शिक्षा नीति में भी हमने देखा है कि हाल ही में बदलाव किया गया है और उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें उनमें किसी ना किसी तरह का कौशल ज़रूर हो और उस पर काफ़ी जोर है। तो आपको लगता है कि ऐसे में जो कौशल विकास योजना है इसकी भूमिका आने वाले समय में और भी बढ़ने जा रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति करीब 5 या 6 महीने पहले जो
अनाउंस की गई थी अगले 20-25 सालों के लिए, उसमें काफ़ी जोर है स्किल्स के ऊपर में, और ख़ासकर वोकेशनल स्किल्स में, क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा इस क्षेत्र में दुर्भाग्य रहा है कि हम स्नातक काफ़ी बनाते हैं, स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशंस, लेकिन नॉट उसका ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयबल स्किल्स उनको दी जा रही है। तो इंडस्ट्री को वो एम्प्लॉयबल स्किल्स वाले लोग नहीं मिलते, और जो युवा हैं उनको अवसर नहीं मिलते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ में जब तक किसी कौशल में पारंगत नहीं होंगे तो रोजगार जो है उनको नहीं मिल पाता। तो नई शिक्षा नीति पे इस पे बहुत जोर है, और ख़ासकर हर कॉलेज के क्षेत्र में, हर कॉलेज में ये एड ऑन कोर्सेज के तौर पे स्किल अपग्रेडेशन के लिए अवसर अब प्राप्त किए जाएंगे, और वो हर सेक्टर में अवेलेबल हैं। तो अब सिर्फ सिंपल स्नातक बन के नहीं निकलेगा जो छात्र है, वो साथ में स्नातक के साथ में उसमें एक कोई ना कोई कौशल लेके वो निकलेगा। और यहाँ हम उन विकासशील नहीं, जो विकसित जो देश हैं जैसे जर्मनी हुआ या कनाडा हुआ, इन देशों में क्योंकि अप्रेंटिसशिप और इन कौशल विकास पे काफ़ी जोर है, उनको थोड़ा सा अनुमोदन करते हुए हम लोग भी इस क्षेत्र के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे युवा हैं वो रोज़गार पाना चाहते हैं तो पहले ज़रूर अपने हुनर को तराशे, और तभी उनके जो रोज़गार पाने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इससे आप जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। राघवेंद्र पटेल। जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? रीवा जिले से। जी राघवेंद्र जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर हमें दारा खुदवाना था। जी। तो ये क्या है कि ब्लॉक से नहीं पास, यहाँ से पंचायत द्वारा दिए कागज पत्र तो बोलते हैं ये नहीं वो है, ऐसा करो ऐसा करिए, इधर उधर भगा रहे हैं इधर से उधर। जी ठीक है। डॉक्टर खन्ना, कुछ और आप पूछना चाहेंगे उनसे? क्या आप कुआं खुदवाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, या कुएं में ब्लास्ट करवाना चाहते हैं? नहीं सर, कुआं खुदवाना चाहते हैं, जिसको इंदारा बोलते हैं। हाँ वही सर हम खुदवाना चाहते हैं। ठीक है, आपका बड़ा उचित क्वेश्चन है। जैसे आप पानी का स्रोत डेवलप करना चाहते हैं, मतलब पानी का एक नया स्रोत बनाना चाहते हैं, जी। आप किसी और चक्कर में नहीं पड़िए। मेरा आपसे अनुरोध है कि सीधे जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें, और जितनी भी इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में नया स्रोत डेवलप करने के लिए आपको अधिकार है आपके क्षेत्र में, उससे संपर्क करें और सीधा उससे सहायता लें। ना कि आप जैसा बता रहे हैं कि आपको पंचायत में इधर उधर घुमाया जा रहा है, उसकी बजाय आप जिला स्तर पर जाकर अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें, या जिला बागवानी, कई जिलों में जिला बागवानी अधिकारी भी हैं जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को चलाते हैं, उनसे सीधे संपर्क करें और आपको पूरी मदद मिलेगी इस योजना के अंतर्गत नए कुआं खोदने के लिए भी। जी बिल्कुल। तो राघवेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इस सुझाव पर भी जरूर अमल करेंगे। इसके साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर इन योजनाओं के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो जी जी विजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ विजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरे जैसे हमको सिंचाई के लिए थोड़ा जमीन है, व्यवस्था नहीं है, आप चाहते हैं किसी तरह से कोई सुविधा मिल जाए गवर्नमेंट द्वारा तो सिंचाई व्यवस्था शुरू हो जाए। जी ठीक है, डॉक्टर खन्ना क्या सुझाव देंगे ऐसे में आप? विजेंद्र जी नमस्कार। आपने नहीं आ रही है मैडम जी? जी विजेंद्र जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आपके क्षेत्र में जहाँ पे अगर आप सिंचाई करते हैं, देखिए अगर आप आपका कोई स्रोत है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है या आप नहर के पास हैं, तो इस सिंचाई योजना में आपको हर खेत को पानी का व्यवस्था है कि मतलब अपने स्रोत से आप अपने खेत तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन मतलब भूमिगत पाइपलाइन लगा सकते हैं, जिससे आपको पानी जल्दी पहुंचेगा और पानी की बचत होगी। अगर आप सिंचाई की तकनीक लगाना चाहते हैं, कोई खेती करते हैं जैसे गेहूं करते हैं, चना करते हैं या सब्जियों की खेती करते हैं, तो आप फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपका पानी का बचत होगी। अगर आप बागवानी वाली फसलों में इच्छुक हैं तो आप टपक सिंचाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। कम पानी से अधिक फसल आपकी उत्पादित की जा सकती है। उसके साथ में मैं आपको दोबारा आपको यही कहूंगा, जैसे मैं सभी कॉलर को कह रहा था कि अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क जरूर करें। उनके पास पूरा आपके जिले में क्या क्या योजना आई हुई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, उनके पास सारी जानकारी होती है। अगर आप पूछेंगे तो जरूर वो बताएंगे आपको। और तकनीकी ज्ञान के लिए अगर आप नजदीक कोई कृषि विज्ञान केंद्र हो या आपका कोई कृषि विश्वविद्यालय हो, उनसे संपर्क करें और आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो विजेंद्र जी हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सुझाव पर अमल करेंगे और आपकी परेशानी से आपको जरूर निजात मिलेगी। डॉक्टर खन्ना, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो जल के स्रोत हैं उन्हें विकसित करना बेहद जरूरी है और इस योजना का उद्देश्य भी ऐसा है, लेकिन किसी एक से शायद ये उस स्तर पर संभव ना हो पाए। ऐसे में अगर किसी गाँव में समूह के तौर पर लोग ऐसा करना चाहे तो क्या उपाय है, इस योजना के तहत उन्हें क्या मदद मिलती है? आपने बड़ा उचित सवाल पूछा है। कई बार जो जल के स्रोत होते हैं इतने सामुदायिक रूप से इकट्ठे होते हैं कि इतना बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट होता है कि एक किसान अपने लेवल पे कम तरीके से इकट्ठा कर सकता है, खासकर वर्षा जल संरक्षण या संचयन के लिए। अब जैसे आपको कम्युनिटी तालाब बनाना है, सामुदायिक तालाब बनाना है, सामुदायिक रूप से तालाब है लेकिन वो उसमें इतनी मिट्टी भर गई है कि वो खाली नहीं है, मतलब उतना सिल्टेशन हो गया, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता है। तो सामुदायिक रूप से भी तालाब की खोदाई कराने के लिए, तालाब बनवाने के लिए या वर्षा जल को संचयन करने के लिए भी इसमें प्रावधान है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कि आप कम्युनिटी रूप से भी अगर इकट्ठा करके 100 किसान, 10 किसान, 50 किसान मिलके एक साथ वो पानी का स्रोत बढ़ाना चाहते हैं, पानी का संचयन करना चाहते हैं और उससे आप खेती करना चाहते हैं, उसका भी प्रावधान है और उसके लिए भी आर्थिक सहायता सामुदायिक रूप से भी दी जाती है। तो उसमें भी
ये इस विधि का इस्तेमाल करके या इस योजना का इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं और पूरा किसान समूह रहेगा तो आपके गांव का पूरा विकास होगा। जब पानी उपलब्ध होगा तो अच्छी खेती होगी और अच्छी खेती होगी तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक आय बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पे बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आर्य आपसे जानना चाहूंगी कि आप भारतीय कृषि कौशल परिषद से हैं, तो ऐसे में बताएं कि ये परिषद युवाओं के कौशल विकास के लिए और क्या कुछ करता है। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को फैसिलिटेट करने के अलावा भारतीय कृषि कौशल परिषद के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला, हम कृषि के सारे क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मापदंड हैं, जिनको हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, उनका गठन करते हैं। दूसरा, जो भारतीय कृषि कौशल परिषद है वो गजट नोटिफाइड है एक असेसमेंट और सर्टिफिकेशन बॉडी पे, ताकि वो सर्टिफिकेट्स जो डिफरेंट टाइप के हैं वो अवार्ड करती है एक एग्जामिनेशन लेने के। तो ये आप एक तरीके से CBSE या बोर्ड समझ सकते हैं, वोकेशनल स्किल्स कृषि क्षेत्र के लिए। इसके अलावा जब हम जो असेसमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो डेवलप करते हैं, इसके अलावा जो व्यावसायिक मापदंडों के बाद में जैसे स्कूलों में एक करिकुलम पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, पाठ्यक्रम का गठन, उसके बाद जो किताबें हैं, कंटेंट, खासकर हिंदी और जो प्रांतीय भाषाएं हैं, क्योंकि कृषि में बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कोई अगर पुस्तिका बना रहे हैं या वर्कबुक बना रहे हैं वो प्रांतीय भाषाओं में हो, तो उनको बनाना। इसके अलावा जो ट्रेनर्स गाइड यानी जो प्रशिक्षण देता है वो कैसे प्रशिक्षण देगा, उनकी भी जो गाइड्स हैं वो हम लोग डेवलप करते हैं। इसके अलावा हम हर क्षेत्र के अंदर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खासकर हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फार्म मैकेनाइजेशन एंड फिशरी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड स्पाइसेस, इन सभी क्षेत्रों के अंदर में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत जो स्किल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी आने वाले सालों में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका एक जो अनुमान है उसको हम समय समय पे स्किल गैप स्टडी करते हैं और उस बेसिस पे उसको इंडस्ट्री को अवेलेबल कराते हैं। तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए, प्रशिक्षक बनाने के लिए हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर या कोई एग्जामिनर अच्छा बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग ऑफ असेसर, ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर और ट्रेनिंग ऑफ असेसर के कार्यक्रम का वो करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग फौजी भाइयों के साथ में मिलके, जो फौजी भाई रिटायर हो रहे होते हैं 15 साल या 20 साल की सर्विस के बाद में, कृषि को विभिन्न क्षेत्रों को वो कैसे अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग हम 6 भारतीय रेजिमेंटों के साथ में करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आर्य और डॉक्टर खन्ना, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी तरह से बेहतर कल के निर्माण के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं का जो लाभ है वो ज़रूर आप लेंगे और ज़रूर जुड़ेंगे, चाहे वो बात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हो या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का कल का विषय। हेलो किसान कार्यक्रम में कल चर्चा का विषय रहेगा औषधीय पौधों की खेती और पपीते की उन्नत खेती। तो इन विषयों पर कल हेलो किसान कार्यक्रम में आप जरूर जुड़े और इस बीच अगर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर ले जिस पे कॉल कर सकते हैं 1800-1130-60। इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। योजना